साथियों, जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक, समता सैनिक दल का सैनिक आपके सामने हाजिर हूँ एक वीडियो के बारे में आपसे बात करने के लिए। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आप सभी देशवासियों को तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा है। वह वीडियो किसी ने अपना नाम तो बताया नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है और उस पर एक वेबसाइट एड्रेस आता है www.dkdube.com और वह वीडियो मुस्लिम के एक नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी, शायद इन्होंने CAA से संबंधित, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित कुछ बातें की है और उसमें भीम और मीम शक्ति मिल जाए तो देश में जितनी भी समस्याएं हैं जो हिंदुओं ने निर्माण की है उनको करारा जवाब दिया जा सकता है। इस तरह की वे बातें करते हैं। समूचा इस वीडियो का मकसद CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डिफेंड करने का है, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह जो व्यक्ति है जो इस वीडियो में है वे कुछ बातें अपने इस वीडियो में रखते हैं जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ता तथा वर्कर्स को या फिर नेताओं को गुमराह करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। उन बातों का खंडन करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस वीडियो में यह जो व्यक्ति है जिसने अपना वीडियो बनाया है वे क्या कहते हैं। तो उसमें प्रमुखता से 8 बातें उन्होंने कही है। सबसे पहली बात तो ये है कि वे कहते हैं कि भारत के पार्टीशन के समय और उसके भी पहले दलितों के लिए काम करने वाले केवल 4 नेता थे, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और जोगेंद्रनाथ मंडल। दूसरी बात सामने बढ़ते हुए ये कहते हैं कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर का महत्व माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल से कम था। आगे वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तानियों ने जोगेंद्रनाथ मंडल को पटाकर पाकिस्तान ले जाया गया और उनके साथ में बाद में दुर्व्यवहार किया गया। इसी बात को रखते समय ये वे कहते हैं बीच में ही कि हालांकि उस समय जय भीम नाम का शब्द प्रयोग में ही नहीं था। और आगे अपनी बात रखते हुए ये कहते हैं कि पार्टीशन के बाद में भारत में डॉक्टर अंबेडकर और पाकिस्तान में जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री बनाए गए और जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ में पाकिस्तान में जो हुआ उसको बहुत विस्तार से कहते हुए वे आगे कहते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान में उतना तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर महापुरुष बने, भारत रत्न बने। आगे अपनी बात का समर्थन करते समय पाकिस्तान में दलितों की जो अवस्था है उसके संदर्भ में कहते हुए कहते हैं कि तकरीबन 27% दलित पाकिस्तान में मारे गए और CAA कानून के अंतर्गत जो अभी प्रोविज़न बनाए गए हैं उसमें पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इस तरह की वो बात रखते हैं और साथ में तमाम भारत में काम करने वाले अम्बेडकराइट नेताओं को कोसते हुए कहते हैं कि भारत में यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के दलित हिंदू नहीं है और इस तरह से वह CAA का प्रचार प्रबल करने के लिए अपनी बातें रखते हैं। और ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने
जो भीम और मीम शक्ति इकट्ठा करके हिंदुस्तान को जीतने की बात की है, वह आज के दौर में कामयाब नहीं हो सकती या फिर देश सहन नहीं कर सकता। साथियों, इस वीडियो के पीछे का और मैंने अभी जो आपके सामने में कुछ मुद्दे रखे, उसको ज़रा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनका मुद्दा था कि दलितों के 4 बड़े नेता थे। भारतीय इतिहास में एक साल अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1924। इस 1924 में खिलाफत मूवमेंट, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की गई थी भारत में, और जिसकी वजह से गांधी जी को जेल हुई थी और उनके सेहत के प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बीच में 1924 में जेल से रिहा किया गया था। वे जेल से बाहर निकलने के बाद में अगर कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो वह अस्पृश्यता निवारण का काम अपने हाथ में बड़े पैमाने पर लेते हैं। गांधी जी की उम्र उस समय 55 साल की है। इसी वर्ष अंडमान निकोबार की जेल से विदा सावरकर छूटते हैं और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को महाराष्ट्र के ही एक प्रदेश कोंकण में रत्नागिरी ज़िले में उनको सीमित किया जाता है। लेकिन रत्नागिरी में रहते हुए ही विदा सावरकर हिंदू महासभा की ओर से अपने हाथ में जो महत्वपूर्ण कार्य लेते हैं, वह भी अस्पृश्यता निवारण का ही कार्य है। विदा सावरकर की उम्र 42 वर्ष है और इसी वर्ष 1924 में 20 जुलाई 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत करते समय एक संस्था को जन्म देते हैं, एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र केवल 33 साल की है। बाबा साहब के इस महत्वपूर्ण कार्य को काउंटर करने के लिए देश के 2 बड़े नेता गांधी और सावरकर एक ही मकसद के लिए क्यों आगे आ रहे, तो इसके पीछे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है और वह है विट्ठल रामजी शिंदे, जो पहले दलितों के बहुत बड़े हिमायती है इस तरह की समझ में थे, या फिर देश के आगे उस तरह की बातें हुआ करती थी। वीरा शिंदे दलितों का प्रतिनिधित्व करते समय दलितों के विरोध में किस तरह से काम किया जाए, इसका ही पूरा कार्य देखते थे, जिसको शाहू महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर ने विरोध किया। और हम देखते हैं कि वीरा शिंदे बाबा साहब के तर्कज्ञ दृष्टिकोण की वजह से उस डिप्रेस्ड क्लास मिशन में से निकलते हैं और फिर उसके बाद में वे कभी भी दलितों के हिमायती करके आगे नहीं आते हैं। दलितों के लिए काम करने वाला, कांग्रेस के लिए काम करने वाला महात्मा फुले द्वारा शुरू की सत्यशोधक समिति का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और बाबा साहब के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने परास्त होता है। यह तमाम कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित लोगों को अत्यंत आश्चर्यकारक लगा। फिर यह अम्बेडकर नाम का व्यक्ति हमसे आगे न निकल जाए, इसलिए ही सावरकर और गांधी के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का कार्य किया गया। इस वीडियो में जो 2 नाम और लिए गए हैं, बाबू जगजीवन राम और जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल यस नेता थे, लेकिन उनका एक सीमित दायरा था और वह दायरा ईस्ट बंगाल के खुलना प्रांत तक के ही सीमित था। बावजूद इसके इस वीडियो में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा गया है। रही बात बाबू जगजीवन राम की, तो जैसा कि जनता को मालूम है, बाबू जगजीवन राम यह कांग्रेस के नुमाइंदे थे। वह केवल नुमाइंदे ही नहीं थे, तो वह कांग्रेस के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे और इस बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए वे जब इस वीडियो में बड़े नेता के तौर पर दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि देश में इतिहास को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करने का इस वीडियो में कार्य हो रहा है। निसंदेह
दूसरे मुद्दे की बात जब हम करते हैं कि इस तरह इस देश में अंबेडकर को जोगेंद्रनाथ मंडल से कम कीमत थी, यह मुद्दा वैसे भी ख़त्म होता है। इसके बाद की बात है कि बंटवारे के समय पाकिस्तानियों ने पटाकर जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान में ले गया, यह सरासर निंदनीय और गलत बात है। साथियों, इसका इतिहास जानने के लिए आपको भारत के पार्टीशन का बात या इतिहास जाननी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8 जुलाई 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया जाता है भारत देश की बंगाल और पंजाब की सीमाओं को बांटने का काम करने के लिए, और उनके साथ 4 और व्यक्ति दिए जाते हैं। उनके 2 कमीशन बनते हैं, बाउंड्री कमीशन, बंगाल का बाउंड्री कमीशन और पंजाब का बाउंड्री कमीशन। हम जिस जोगेंद्रनाथ मंडल की बात कर रहे हैं वे बंगाल से रिलेटेड है। तो इस बंगाल के बाउंड्री कमीशन में और जो 4 नाम थे रेडक्लिफ के अलावा, वे है मोहम्मद अकरम और दूसरा है S.A. रहमान। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले 2 प्रतिनिधि हैं, जस्टिस सी विश्वास और दूसरे हैं B.K. मुखर्जी। भारत देश के बंगाल प्रांत के पार्टीशन की जब बात आती है तो मिस्टर अकरम और मिस्टर रहमान अचरज में है कि यह मुखर्जी और विश्वास खुलना को हमारी तरफ क्यों दे रहे हैं। तो साथियों, इसकी एक वजह थी कि उस खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर नाम का व्यक्ति संविधान सभा में चुन कर गया था। और जैसे आप सभी को मालूम होगा कि तमाम कांग्रेसी और गांधी के साथ में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का यह व्यक्ति इस संविधान सभा में बिल्कुल ना आए, और इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ पटेल को भी हिदायत दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एश्योरेंस देते हुए ये कहा था कि मैंने संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो तमाम खिड़कियों को भी बंद करके रखा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नाम का यह व्यक्ति कभी भी संविधान सभा में पहुंच नहीं सकेगा। बावजूद इसके जोगेंद्रनाथ मंडल के माध्यम से 17 जुलाई 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहली बार चुन कर आते हैं। और फिर उसके साथ जब संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 के बाद में 17 दिसंबर 1946 को सबसे बड़ी एक बैठक होती है, और उस बैठक में अपने पहले ही भाषण में बाबा साहब अपने तमाम विरोधियों का मुंह बंद कर देते हैं। साथियों, इस बात को सामने है रखने के बाद में तनिक भी मुझे ये नहीं लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बाजू में छोड़ कर के जोगेंद्रनाथ मंडल को पटा करके पाकिस्तान में ले जाया गया। यह सरासर गुमराह करने की बात है। यह जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान में लेने के लिए कांग्रेस के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जिसके शिकार जोगेंद्रनाथ मंडल हुए। और फिर हम देखते हैं कि वे पाकिस्तान में चले गए अपने साथियों के साथ में, और फिर पाकिस्तान में कानून मंत्री के साथ साथ में वे लेबर मिनिस्टर भी बने हैं। इस वीडियो को सामने रखते हुए और एक बात कहते हैं कि हालांकि उस समय बैरिस्टर जीना ने यह प्रयोग मीम और भीम शक्ति को इकट्ठा लाने का प्रयास किया था, हालांकि वे कहते हैं कि उस समय जय भीम नाम का शब्द नहीं था। यह भी सरासर दूसरी गलत बात इस वीडियो में कही गई है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश में जय भीम के जनक के तौर पर पूरे देश में बाबू एलन हरदास को जानते हैं। बाबू एलन हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 में हुआ था और उनका देहांत 12 जनवरी 1939 को, मतलब उम्र के 35 वर्ष के बाद में उनका देहांत हुआ। जब उनका देहांत 1939 में हुआ तो इसका अर्थ है कि जय भीम नाम का शब्द अगर उन्होंने दिया है तो वह 1939 के पहले का शब्द है। बावजूद इसके इस वीडियो में यह कहा गया है कि जय भीम नाम का शब्द उस समय प्रयोग में नहीं लाया जाता था। यह सरासर गलत बात है।
इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और एक बात वे कहते हैं कि भारत में अंबेडकर और पाकिस्तान में जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री बनाए गए। जोगेंद्रनाथ मंडल की बात मैंने आपसे की है, लेकिन भारत में अंबेडकर कानून मंत्री बनाए गए जिस लहजे में ये कहा गया है, ऐसा लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर शायद भारत सरकार ने उपकार किया है और उन्हें कानून मंत्री बनाया। सच्चाई यह नहीं है। मैंने जिस तारीख की आपसे बात की है 17 दिसंबर 1946 के भाषण की, उस भाषण के बाद में बाबा साहब से ज़्यादा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता, यह कांग्रेस का विश्वास है। उस संविधान सभा के गठन के दौरान जिन जिन छोटी छोटी समितियों को बनाया गया था, उसके 3 समितियों में डॉक्टर बाबा साहब एक मेंबर की हैसियत से काम कर रहे थे। लेकिन पार्टीशन के दौरान इस खुलना प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाने के बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल बाजू में हट गए और उसी के साथ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सभा का सदस्यत्व भी खत्म हुआ। और फिर ख़त्म होने के बाद में सदस्यत्व खत्म होने के बाद में वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। लेकिन संविधान सभा का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर 30 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लेटर लिखते हैं तत्कालीन प्रधान मुंबई के बीजी खेर, और उनसे कहते हैं कि आज तक के संविधान सभा का जो काम मैंने देखा है उसमें निसंदेह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिवा किसी और का काम नज़र में नहीं भरता है, और इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का फिर से संविधान सभा में होना संविधान सभा के काम को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होगा। और फिर 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब मुंबई की संविधान सभा से फिर से संविधान सभा में चुन करके आते हैं। तो इन सारे कामों की वजह से, इन सारे प्रतिभाओं की वजह से ही कांग्रेस को ये लगने लगा था इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे मतलब प्रतिनिधिमंडल में, मंत्रिमंडल में हो, इसलिए बाबा साहब को ऑफ़र किया गया था। बाबा साहब ने उनके ऑफ़र को स्वीकार किया और वे कानून मंत्री बने। यह सच्चाई है, न कि उनके ऊपर किसी ने उपकार किया कानून मंत्री बनाने के लिए। साथियों, आगे इस वीडियो में वे कहते हैं कि बाबा साहब फिर इस देश के महापुरुष बने, भारत रत्न बने। महापुरुष बाबा साहब को किसी ने बनाया नहीं, महापुरुष बाबा साहब स्वयं थे, और उनके महापुरुषता को, उनके विद्वत्ता को देश के ही नहीं तो जगत के समूचे देशों के जो विद्वान थे, उन्होंने बाबा साहब को महाविज्ञान की उपाधि से नवाजा है। उनके बाबा साहब के विद्वत्ता के आगे वे सारे के सारे नतमस्तक थे, और इसलिए बाबा साहब को महापुरुष कहते हैं। केवल भारत में नहीं, भारत में बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। यह आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसके पहले खेल खेलने वाले, नाच गाना ना करने वाले, छोटी सी मोटी सी गीतों की माला रचने वाले लोगों को भी भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जैसे जगविख्यात व्यक्ति को भारत रत्न देने में यही तमाम कांग्रेस के नेता और लोग आनाकानी करने लगे थे। तो यह सच्चाई, इन सच्चाई को छुपाए मतलब उजागर किए बगैर इस व्यक्ति द्वारा इस वेबसाइट में दिए गए वीडियो में ये जो बातें करते हैं वह निसंदेह झूठ है। इस बात को इस वीडियो में आगे वह कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 27% जो दलित है वे मारे गए। सच्चाई अगर यह है तो यह भी सच्चाई है कि वह केवल है और केवल भारत देश की गलती की वजह से, और उसमें भी कांग्रेसियों की गलतियों की वजह से मारे गए। अगर पार्टीशन करते समय यही खुलना प्रांत अगर पाकिस्तान में नहीं डाला गया होता तो शायद ये दलित आज भारत में रहे होते और शायद मारे जाने से बचे होते। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वकालत करते समय उन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो तमाम दलित और हिंदू हैं जो पाकिस्तान से भारत में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए जो लागू है पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की जो तमाम प्रोविजंस है वो लागू नहीं होगी। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि यह सारी झूठ बातें करते समय
तनिक भी इस वीडियो में बात करने वाले व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कानून किसके ऊपर लागू होगा। जो लोग इस देश में आएंगे उन पर ही ना। कितने ऐसे हिंदू हैं, कितने ऐसे दलित हैं जो खर्चा करके या फिर मेहनत करके या हिम्मत करके भारत देश में आने का प्रयास करेंगे। किसी की भी इस तरह की हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तान में रह करके इस तरह की बातें करने के लिए आगे आए। तमाम जो बातें हैं वह भ्रांतिपूर्ण है और गलत ढंग से प्रचार करने के लिए सीए के कानून को बढ़ावा देने के लिए यह कही जा रही है। इसी वीडियो में और एक बात उन्होंने कही है कि इस देश के तमाम लोग यहाँ के दलितों को वो हिंदू नहीं है यह जताने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि वे दलित ही है, वे हिंदू नहीं है। अगर वे हिंदू होते, यह तमाम दलित या फिर जो भी पिछड़े लोग हैं, अगर वे हिंदू होते तो हिंदू उन्हें बराबरी का अधिकार दिया होता। उन्हें मंदिरों में उनके सारे के सारे आर्थिक बाजुओं को मजबूत किया जाता है, उनके विकास की धाराओं को प्रखर किया जाता। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रयास दिखता नहीं है। भारत के हर वर्ष के बजट में बड़ी बड़ी राशि तो दिखती है, लेकिन क्या उनके ऊपर वह यूटिलाइज़ हो रही, इसके पीछे की मंशा और क्या हो रहा है इसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। अगर इस देश के दलित हिंदू है तो फिर इस देश के दलितों के ऊपर अनगिनत आज तक अन्य अत्याचार क्यों हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की और तमाम ऐसे एजेंसियों की रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट ये कहते हैं कि भारत में 2006 से लेकर के 2016 इस 10 वर्षों के दौरान तकरीबन 4,22,799 केसेस दर्ज हुई। 4,22,799 केसेस मीन्स प्रति वर्ष 42,297 केसेस आती है। मतलब इसका अर्थ है कि हर दिन 114 केसेस। अगर इस केसेस को देखा जाए तो इसमें 3 महिलाओं के ऊपर आए दिन बलात्कार होते हैं, 2 लोगों का खून किया जाता है, 50 से 60 लोगों का अपमान किया जाता है, और इस तरह की तमाम बातें सामने आती है। यह रिपोर्टेबल फिगर्स है। यह जो रिपोर्टेबल फिगर्स है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया गया है वह सारी बातें अलग है। साथियों, इस वीडियो में यह जो तमाम कोशिशें की गई है यह केवल और केवल मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा पारित सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के समर्थन में की जा रही है। जबकि इस कानून के अगेंस्ट में समूचे भारत में विभिन्न जगह पर, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न शहरों में आए दिन अनेक आंदोलन होते दिखाई देते थे। आज भी यही दौर है, और इस विरोध की धार को कम करने के लिए इस तरह की वीडियो के माध्यम से गलत बातें प्रचारित कर करके इस कानून का समर्थन किया जा रहा है। वे कहते हैं कि भीम और मीम की थ्योरी उस समय भी गलत साबित हुई, और भीम और मीम की थ्योरी इस समय भी गलत ही साबित होगी। मीम मतलब मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम शक्ति और भीम शक्ति इकट्ठा अगर आ जाए तो इस देश के तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को ध्वस्त किया जा सकता है। इस तरह का आशय शायद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, और उनको काउंटर करने के लिए इस वीडियो में इस तरह की बातें की गई है। साथियों, यह वीडियो सरासर गलत मंशा से प्रसारित किया गया है, और बातें करते समय मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में जो व्यक्ति बात कर रहा है इतिहास की कम जानकारी रखता है, और शायद आरएसएस का पेड वर्कर के हैसियत से वह काम करते नज़र आता है। ऐसे तमाम पेड वर्कर इस भारत देश के शहरों में बिखरे हुए हैं, जो केवल और केवल झूठी बातें प्रचारित करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। यह व्यक्ति जो भी है, अगर वो ओबीसी समुदाय से है तो इस व्यक्ति ने अपने समुदाय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संविधान के
प्रावधानों के माध्यम से, संविधान के इस प्रावधानों के मजबूत इरादों और उसके महत्वपूर्ण कानूनों की इन्फॉर्मेशन देकर उनको उनके राइट्स के संदर्भ में जागरूक करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। यह काम न करते हुए यह व्यक्ति उन्हीं अपने साथियों को, तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर यह व्यक्ति दलित है, अगर यह व्यक्ति ओबीसी है, तो मुझे लगता है कि इसने जब तक के अपने ओबीसी भाइयों को इस देश के आरएसएस के विचारों को छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को अडॉप्ट करने के लिए अगर प्रयास नहीं किया है, तो वे कल भी अनपढ़ थे, आज भी अनपढ़ ही है और शायद भविष्य में भी अनपढ़ ही रहेंगे। अगर वे इन्होंने सच्ची मायने में देश की सेवा करनी है, देश के हित में कुछ कार्य करना है, तो उन्होंने मेरे सुझाव को मान करके इसलिए कार्य करना चाहिए और आइंदा से इस तरह के भ्रांतिपूर्ण गलत इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो भी प्रसारित करने की जिद नहीं करनी चाहिए। आप अगर इस पर अड़े रहते हैं तो आपका सामना समता सैनी दल से है। समता सैनी दल आपकी खबर लेता रहेगा। होशियार रहिए, आगे जब भी बोलोगे, बात करोगे, तथ्यों को साथ में रखिएगा, इतिहास को पढ़ के आइएगा। और इतिहास आरएसएस या फिर कांग्रेसियों द्वारा लिखा नहीं, तो इस देश का सच्चा इतिहास जो बाबा साहब और तमाम समाज सुधारकों के माध्यम से लिखा गया है, उस इतिहास को पढ़ के आइएगा, देश को समझिएगा, देश के कल्चर को समझिएगा और तब बात कीजिएगा। जय भीम।